Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman Ahmed and student I am your maths teacher. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जो है वो अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने छोटे बहन भाइयों का, वालिदैन का, उनकी बातों पे अमल करते होंगे और अब साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे होंगे और ऑनलाइन लेक्चर को बड़ा सीरियस अंदाज में अटेंड कर रहे होंगे और इनके अंदर जो आपको असाइनमेंट्स होमवर्क मिल रहे हैं उनको भी बहुत केयरफुल जो है वो काम कर रहे होंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, हम दुआ करते हैं कि हम जल्दी इस सिचुएशन से निकल जाएं। तो हम अपने मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, हमने फ़र्स्ट 50% का कोर्स जो है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है और हम मिड ऑफ द चैप्टर 3 यानी 3.3 एक्सरसाइज के अंदर हम जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अंदर हमने टाइप 1 कंप्लीट की है और उसके बाद टाइप 2 जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। तो टाइप 2 भी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट है। टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस ये है कि टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम विद फार्मूलाज करते हैं और टाइप 2 के जो क्वेश्चंस मैंने आपको हाईलाइट किए हैं उनको हम प्रॉपर्टीज़ प्लस फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है वो हम उनको सॉल्व करते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने टाइप 2 के क्वेश्चन जो मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए थे उनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी। तो स्टूडेंट, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो टाइप 2 का 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने हाफ से ज़्यादा कंप्लीट कर दिया था। आपको मैंने उसको एक्सपैंड बाय कॉलम 1 ज़ीरोज़ जनरेट कर दिए थे। आपने अब एक्सपैंड बाय कॉलम 1 का होपफुली आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम इसी क्वेश्चन से ही दोबारा स्टार्ट करेंगे ताकि ये ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। और टाइप 2 में ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में, ये पेपर में आता है। एकेडमी वगैरह के एग्ज़ाम में ये अक्सर आया है और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये एज ए लॉन्ग पार्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आया हो, लेकिन फिर भी बुक में है तो आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। तो आप इसको ए डिटर्मिनेंट का नाम दे दें 3 4 2 7 2 5 0 3 1 2 -3 5 4 1 -2 6। क्लियर स्टूडेंट? तो ये एक 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और हमें इसको इवेलुएट करना है। क्वेश्चन की यही डिमांड है, इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब हमने 3/3 के मोस्टली डिटर्मिनेंट इसमें इवेलुएट करना सीखे हैं। 4/4 के जो हाँ जब डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाए तो आप बिल्कुल टाइप 1 से तो इसको करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सम टाइम इम्पॉसिबल है। टाइप 2 की टेक्निक से करते हैं। वो कहती है कि पहले प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें। प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने से हम एडवांटेज क्या लेते हैं कि हम ज़ीरो की तादाद को इस डिटर्मिनेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं। उस ज़ीरो एलिमेंट जो है वो करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो यही है कि कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, रोज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉमन कुछ अगर एलिमेंट आ रहा है तो वो कॉमन ले लेते हैं। इन्हीं जो ऑपरेशंस की मदद से हम जो है वो अपने रिक्वायरमेंट ज़ीरो ज़्यादा जनरेट करने की इन क्वेश्चन में पूरी करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था कि आपने रो 1 के अंदर फर्स्ट एंट्री को 1 लाने की कोशिश करनी है। अगर तो बाई चांस किसी क्वेश्चन में 1 हो तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो फिर आप रिप्लेसिंग द रोज़ और रिप्लेसिंग द कॉलम के आइडिया को यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा है। तो आप देखेंगे कि रो नंबर 3 के अंदर 1 है फर्स्ट एंट्री, तो हम इसको रो 1 से इंटरचेंज कर देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन में किया था। सो रो 1 इज़ इंटरचेंज बाय रो 3 और हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि जब आप रोज़ को इंटरचेंज करते हैं तो 1 टाइम इंटरचेंज करेंगे तो आपको नेगेटिव साइन डिटर्मिनेंट के बाहर लगाना पड़ेगा। ये हम प्रॉपर्टी की बेस पे ऐसा कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? अब आपने पहली रो की फर्स्ट एंट्री को 1 बना लिया। अब इस 1 के नीचे ये जो एलिमेंट 2 है, 3 है, 4 है, हमें इनको ज़ीरो करना होगा हर सूरत में, फिर ही ज़ीरो की तादाद इस डिटर्मिनेंट के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब उसके लिए तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि आप ऑपरेशन नेम यहाँ ही लिखेंगे,
रो 2 की पहली एंट्री को 0 करना है तो आपने रो 2 लिखना है, और मदद किसकी लेनी है, रो 1 की। और अब किस तरह मदद होगी कि जो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद होगा अदर देन 1, उसी से ही रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 रो 1, तो ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो ये जो 2 को मैंने सर्कल किया है ये 0 हो जाए, और बाकी एलिमेंट्स जो भी चेंज होके आए उससे हमें कोई कंसर्न नहीं। हमने फर्स्ट रो 2 की फर्स्ट एंट्री को बस 0 करना है। फिर रो 3 की फर्स्ट एंट्री 3 है, तो रो 3 की फर्स्ट एंट्री 0 चाहते हैं, तो रो 3 माइनस 3 को ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 रो 1 एंड रो 4 की फर्स्ट एंट्री 4 है तो -4 R1। ये 3 ऑपरेशन आप यूज़ करेंगे 1 बाय 1, तो आप रिक्वायरमेंट पे आ जाएंगे। फर्स्ट रो एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, जो सेकंड रो है उसके अंदर आप इस ऑपरेशन को जो है वो फॉलो करें। रो 2 -2 R1, तो 2 - 2 दैट इज़ 0 हो जाएगा। ये 5 रफ वर्क में ये काम कर लें। 5 रो 2 का पहला एलिमेंट लिखना है 5, फिर माइनस साइन, इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगा रहा हूँ, फिर 2 है, फिर अब 2 लिखेंगे, फिर R1 है। R1 का मतलब इस 5 के ऊपर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ले लेंगे, वो दैट इज़ 2। सो 5 - 4 दैट इज़ 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट इसी ऑपरेशन के अंदर अब ये एंट्री यूज़ करेंगे। रो 2 की एंट्री 0 है, -2 फॉर्मूले में, रो 1 की इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री -3 है, सो दिस इज 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह आपने इन दोनों को ऑपरेट करना है। रो 2 की एंट्री 3 है, -2 फॉर्मूले का और 5, सो दिस इज -7, तो -7 ये आपकी नई रो 2 बन गई। ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब आप इस पे आ जाएंगे, रो 3 -3 R1, तो ये 0 हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद अब आपने इनको ऑपरेट करना है। सो 4 -2 इंटू -3, 4 + 6 दैट इज़ 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी 4 3, ये आपने इनको डील किया है इस तरह, तो अब आपके पास आ जाएगा जी 2 -3, सॉरी इसमें इसको चेक कर लेते हैं ज़रा दोबारा। 4 -2, सॉरी 2 नहीं है अब 3 था, 4 -3 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 4 - 6 दैट इज़ -2, तो ये एंट्री -2 होगी। 4 रो 3 है और रो 1 को डील करना है। रो 3 4 है, फिर माइनस, फिर 3 है, और फिर रो 1 की एंट्री 2 है, तो 4 - 6 -2 ये एंट्री आ जाएगी। फिर नेक्स्ट अब इन दोनों पे आ जाएंगे आप, 2 -3 और उसके अंदर एंट्री -3, सो 2 + 9 ये 11 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आप 7 -3 इंटू 5, 7 - 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और 3 8, ये आपके पास नई रो 3 बन गई। इसी तरह स्टूडेंट तो थोड़ी सी इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का ज़रा काम है, तो केयरफुल करना है। रो 4 - रो 1 करेंगे, ये एंट्री 0 हो जाएगी। अब इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग रो 4 और रो 1 को डील किया जाएगा। रो 4 का एलिमेंट 1 है, -4 और R1 का एलिमेंट 1 - 8, सो -7। फिर उसके बाद आप इस पे आ जाएंगे, -2 -4 -3, -2 + 12 एंड दैट इज़ 10। फिर आप नेक्स्ट आ जाएंगे 6 -4 इंटू 5, 6 - 20, तो ये आपके पास आ जाएगा -14। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह ये आपकी 4/4 डिटर्मिनेंट के अंदर आपने फर्स्ट रो के अंदर 1 जनरेट किया, उसके नीचे 0 जनरेट कर लिए। अब 0 जनरेट हो गए हैं तो ज़्यादा 0 बन गए हैं जो कि पहले डिटर्मिनेंट में नहीं थे। जहाँ ज़्यादा 0 होंगे वहाँ पे आपने अब आप फार्मूला लगा देंगे, एक्सपैंड बाय कॉलम 1, तो माइनस साइन वैसे ही कॉलम 1 का फार्मूला लिखें, A11 M11 माइनस A21 M21 प्लस A31 M31। A11 की जगह 1 है, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, 1 6 -7 -2 11 8
-7, 10, -14। आगे वाली दोनों एंट्री ज़ीरो हो जाएंगी, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एंट्री ज़ीरो हो जाएंगी। A21 भी ज़ीरो है, A31 भी ज़ीरो है, तो वो दोनों एंट्री ज़ीरो हो जाएंगी। इसका मतलब है कि सिर्फ ये एंट्रीज आपका एक 3/3 का डिटर्मिनेंट चल रहा है, एक माइनस बाहर है। सो 1 6 -7 -2 11 8 -7 10 -14। अब आपका ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो स्टूडेंट 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो अब आपने टाइप 1 पढ़ ली है, टाइप 2 में 3/3 को आपने डील किया है। अब आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर लें। 3/3 का आप डिटर्मिनेंट एक्सपैंड, कोई ज़ीरो नहीं है, एक्सपैंड बाय रो 1 लगा लें तो आंसर मिल जाएगा। या फिर इसमें मजीद आप प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ज़ीरो जनरेट कर लें। तो मैं आपको ये ऑपरेशन भी कंप्लीट कर देता हूँ स्टूडेंट। ये 1 एंट्री होगी, इसके नीचे ये 2 अब ज़ीरो करने हैं, ताकि हम ट्रेडिशनल वे में ना जाएं, हम ये ज़ीरो जनरेट करने वाली टेक्निक में चले जाएं। तो ऑपरेशन नेम इज़ R2 + 2R1। अब ये -2 था तो आपने माइनस करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, हमें इसको ज़ीरो करना है तो प्लस करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। एंड R3 + 7R1, ये दो ऑपरेशन आप यहाँ यूज़ करेंगे। फर्स्ट रो एज इट इज़, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब इस ऑपरेशन के मुताबिक लिखें, थोड़ी कैलकुलेशन है तो स्टूडेंट ये ज़रा देख लें। अब ये ऑपरेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये एलिमेंट्स हैं 11 और 6 को डील करना है इस ऑपरेशन। R2 11 है, 11 + 2 और R1 जो है वो 6 है। सो 11 + 12 एंड दैट इज़ 23। तो आपकी ये एंट्री 23 की आ गई। क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें आप यहाँ इन दोनों को ऑपरेट करेंगे। R2 इज़ 8 + 2 फॉर्मूले में, R1 इज़ -7। सो 8 - 14, सो यू हैव 4 और 2 6 -6, तो -6 यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपने रो 2 नहीं बना ली, अब आप रो 3 वाला ऑपरेशन ये इसका यूज़ करें। ये तो ज़ीरो हो गया इसको डायरेक्ट। अब R3 10 है और R1 में 6 है, तो 10 और 6 को आपने इस ऑपरेशन के मुताबिक ट्रीट करना है। तो 10 + 7 और 6 42, 42 + 10 52, ये एंट्री आ गया। क्लियर स्टूडेंट? फिर आपने ये -14 + 7 और R1 में -7। सो -14 -49, माइनस माइनस प्लस है तो 50 और 60 63 आपको इसका सम बन गया। तो आपका स्टूडेंट ये 3/3 के डिटर्मिनेंट के अंदर आपने फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 2 जनरेट कर लिए। अब जब आपने 2 0 जनरेट कर लिए हैं तो स्टूडेंट फिर आपको एडवांटेज है कि आप फिर एक्सपैंड बाय कॉलम 1 का फॉर्मूला लगाएं तो आप ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएंगे। ये ज़रा एक दो चेक कर लें एंट्रीज। ये स्टूडेंट आपके पास 23, ये आपके पास 11 है, 11 + 2 फॉर्मूले का R1 is 6, 23 आ गया। नेक्स्ट हो जाएगा 8 + 2 और R1 जो है वो -7 है, तो ये आपके पास बन जाएगा 8 - 14। तो आपके पास ये रिज़ल्ट फाइनल आ जाएगा 14 - 8, आपके पास 6 बन रहा है। क्लियर? चेक करते जाएं एंट्रीज, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। ये 8 एंट्रीज जो है वो हमने कैसे जनरेट की हुई है, तो ये 7 था, रो 3, 7 - 3 × R1 5। क्लियर स्टूडेंट? और 7 - 15, तो आपके पास ये आ गया है 8। ठीक, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक्सपैंड बाय कॉलम 1। एक्सपैंड बाय कॉलम 1 लगाएंगे तो ये नेगेटिव पहले है, तो फर्स्ट
वही A11 M11 माइनस A21 M21 प्लस A31 M31। A11 की जगह पे हमारे पास आ गया स्टूडेंट 1, M11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, 23 माइनस 6 52 63, आगे वाली एंट्रीज 0 हो जाएंगी, आगे वाली एंट्रीज हमारी 0 हो जाएंगी। तो इसके बाद माइनस साइन है 63 इंटू 23 प्लस 52 इंटू 6, ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो एंट्रीज बन रही हैं। तो माइनस साइन ये आ जाएगा, इनको आप मल्टीप्लाई अगर करें 63 मल्टीप्लाई बाय 23 अगर आप करें तो आपके पास बन रहा है 1449 प्लस 52 को 6 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो ये आपके पास बन रहा है A11। आई थिंक कोई गलती आ गई, 6 to 12 ओके स्टूडेंट। अच्छा, मैं इसमें कुछ रिपीट करना चाहूँगा, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ मिस्टेक इसमें हमारी कैलकुलेशन में हो रही है, तो इसको थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट। ये आपका डिटर्मिनेंट था और रो 1 रो 3 इंटरचेंज किए हमने। तो रो 1 एंट्रीज 3 4 2 7 2 5 0 3 1 2 माइनस 3 5 4 1 माइनस 2 6, और रो 1 से रो 3 को इंटरचेंज हमने सबसे पहले किया, तो रो 1 ऊपर आ गई है और रो 3 नीचे आ गई है, रो 2 एज इट इज़ और ये एज इट इज़। क्लियर स्टूडेंट? और माइनस साइन लगा दिया। अब हमने ये ज़ीरो करना है, तो इनको ऑपरेशन R2 माइनस 2R1 R3 माइनस 3R1, ये बिल्कुल ठीक है, एंड R4 माइनस 4R1, ये आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दी। अब मैं 1 बाय 1 ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये ज़ीरो हो जाएगी एंट्री। अब मैं 5 माइनस 4 1 हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। फिर 0 प्लस 6, ये 6 हो गया, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 10, तो माइनस 7 हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये ऑपरेशन हमने यूज़ करना है R3, 3 माइनस 0 वो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा, ये ठीक है। उसके बाद 2 प्लस 9 प्लस 9 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी 7 माइनस 15, ये एंट्री 7 है, माइनस 3 और इंटू 5 7 माइनस 15, तो आपके पास 5 और 3 ये माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 होगा। यस सॉरी, ये मिस्टेक थी स्टूडेंट इसमें, सॉरी, ये माइनस 8 एंट्री आएगी, माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी माइनस 8 होगा। अब इसकी वजह से यहाँ पे ये चेंजेस आएंगी, तो आंसर में कुछ मिस्टेक आ रही थी जिसकी वजह से ये ज़रा कैलकुलेशन दोबारा देखनी पड़ी है, तो ये इसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। तो यही चीज़ मैं आपको स्टूडेंट बार बार बता रहा हूँ कि ये जो टाइप 2 के ये जो 4x4 ऑर्डर के जो कैलकुलेशन है, इसमें मिस्टेक के चांस हो जाते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस साइन का ख्याल रखना है। जैसे कि ये हमारी मिस्टेक थी, तो इसको हमने नेगेटिव -8 आना था, तो उसकी वजह से हमारी ये आगे कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग हो गई थी। तो अब हमारी ये करेक्ट है, ये -8 कर लें स्टूडेंट यहाँ पे। अच्छा, -8 है। अब जब आप इसको ऑपरेट करेंगे इस ऑपरेशन के थ्रू रो 2 को, तो -8 प्लस 2 इंटू -7 -8 -14 एंड दैट इज़ -22, तो ये वैल्यू -22 थी, तो बाकी ओके हैं, तो ये -22 आ जाएगा। अब आप जब इनको ऑपरेट करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा जी 63 इंटू 22 प्लस 52 इंटू 22, तो
तो ये आपका होता है 1449 63 इंटू 22, ये आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, प्लस 52 इंटू 22। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1144, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 305, और माइनस में ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक कैलकुलेशन इस तरीके से चल रही है। तो इसको स्टूडेंट एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एकेडमी वगैरह के टेस्ट के लिए ये है, तो इसको एक दफ़ा ज़रा देख लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट इसको। ए डिटर्मिनेंट 4/4 ऑर्डर का है, रो 1 यहाँ 1 लाना चाहते हैं। फिर इसमें ज़रा देख लें, यहाँ हम 1 लाना चाहते हैं तो हमने इंटरचेंज कर देना। रो 3 में 1 था, वहाँ नहीं था, तो रो 1 को यहाँ ले जाएंगे और इस रो को यहाँ ले आएंगे। तो हमने ये एक दफ़ा रो इंटरचेंज करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये हमने ऑपरेशन रो 2 - 2r1 करना है, इसको 0 करना है, फिर 3 को 0 करना है, फिर 4 को 0 करना है। तो 3 ऑपरेशन ये 1 बाय 1 लगाए हमने बेसिकली। तो ये ऑपरेशन किया हमने, तो 1 6 -7 आ गया। ये अभी हमने चेक किया, ये बिल्कुल ठीक आए थे। 0 - 2 11 -8 ये इसको चेक कर लेते हैं। रो 4 को, रो 4 है, ये 0 हो जाएगा। 1 -4 1 -4 इंटू 2, सो 1 -8 -7 आ गया आपके पास स्टूडेंट। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लगाएंगे तो आपके पास आएगा -2 -4 -3 -2 +12, तो ये आपके पास 10 आ गया। ये भी बिल्कुल ओके है। 10 आने के बाद उसके बाद हम लास्ट पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा जी 6 - 4 इंटू 5, तो 6 - 20, तो ये -14 आपके पास जो है वो ये एंट्री बच जाएगी। तो ये हमारी बिल्कुल ठीक है। -7 10 और -14, इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है। तो रो 2 - 2 ये हमारी बिल्कुल ठीक आ गई। ऐसे रो ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 10 + 7 इंटू यस ये हमारा 52 ही बन रहा है। लास्ट को जब आप ऑपरेट करेंगे तो -14 + 7 ये ऑपरेशन और इंटू -7, तो ये -14 -49 है, ये -63 है। सॉरी स्टूडेंट, ये -63 है, ये -63 है। तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो तो 305 स्टूडेंट ये इसके डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। तो ये मैं फिर स्टूडेंट आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 7 के जो 3 पार्ट हैं थोड़े से लेंथी हैं, डिफ़िकल्ट हैं। इसमें प्लस माइनस की गलती के चांस ज़रूर मौजूद हैं अगर आप केयरफुल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसा कि जो है वो यहाँ अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा है कि प्लस माइनस की थोड़ी सी मिस्टेक से हम अपने आंसर को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो लिहाजा इसलिए केयरफुल रहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैं ये बता रहा हूँ बात आपको कि टाइप 2 के क्वेश्चंस पहले प्रॉपर्टीज़ फिर फार्मूलाज। देखें इस तरह हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ये ज़ीरो जनरेट किए हैं। ज़ीरो जो जनरेट हुए हैं वो प्रॉपर्टीज़ ने हमें रो सब्ट्रैक्ट वगैरह करने के तरीके से ज़ीरो जनरेट किए हैं। फिर भी क्वेश्चन लेंथी है, कैलकुलेशन जो है उसमें प्लस माइनस की गलती के चांस बन सकते हैं, इसलिए बहुत केयरफुल रहना है इस मामले में। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मैं एक गाइडलाइन बता दूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बाय चांस आ जाएं तो ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट किया करें स्टूडेंट, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो भी तो आपको उसको रीचेक करने का टाइम इतना आपके पास मौजूद हो। पहले ही अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा 4/4 ऑर्डर है, प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे इस पर ग्रिप नहीं होगी। तो फर्स्ट पार्ट था, तो टेक्निक क्या है कि ज़ीरो जनरेट करनी है। अभी इसमें एक ज़ीरो नज़र आ रहा है, तो अगर हम इसको अभी अपनी टाइप 1 के फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम रीज़न बताई थी क्यों। फिर इसलिए हमने क्या करना था कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है ताकि ज़ीरो जनरेट हो जाए ज़्यादा। अब ज़ीरो जनरेट करने का आइडिया क्या रखना है आपने, एक ही पैटर्न क्या रखना है कि आप रो 1 की जो पहली एंट्री है उसको 1 रखेंगे,
रो 1 की पहली एंट्री को जब आप 1 रखेंगे तो उसके नीचे जितने एलिमेंट है वो 0 करेंगे। हमेशा कॉलम 1 में 0 रखने की कोशिश करनी है आपने, 0 जनरेट करने की। ये अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कॉलम 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, किसी और कॉलम या रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉलम 1 को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक ही तरह का सीक्वेंस रहेगा सब कुछ। तो हम कॉलम 1 की जो फर्स्ट एंट्री है उसको 1 चाहते हैं और उसके नीचे 0 चाहते हैं। तो उसके लिए अब यहाँ तो 3 था, हमने देखना है कि किसी और रो में तो नहीं यहाँ 1 है, या किसी और कॉलम में तो नहीं 1 है। तो जैसे रो में हमें यहाँ 1 मिल गया, अगर ना मिलता तो किसी कॉलम में देखते कि यहाँ 1 होता पहली एंट्री, तो अगर होता तो वहाँ चेंज कर लेते, अगर ना होता तो फिर लास्ट ऑप्शन होती है कि 1/3 R1, कि रो 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 1 बन जाता। ऐसा करने से बाकी एलिमेंट फ्रैक्शन में आते तो वो ज़रा डिफिकल्ट था, इसलिए इस ऑप्शन को हम लास्ट पे चूज़ करते हैं जब कोई हल ना निकल रहा हो। तो इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करेंगे नेगेटिव लगाएंगे। अब पहली रो की पहली एंट्री 1 होगी, अब इस 1 के नीचे जितने एलिमेंट होंगे इनको 0 करना है और इन रोज को रो 1 की हेल्प से सब्ट्रैक्ट वगैरह या ऐड वगैरह करके ये 0 किए जाते हैं। तो उसके लिए ये 3 ऑपरेशन सिलेक्ट हुए जो यहाँ यूज़ करने हैं। जो एलिमेंट होगा उसी से ही रो 1 को मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट, जैसे इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करने से ये 0 हो रहे हैं, किसी टर्म में यहाँ ऐड करने से 0 हो गए। तो देखें कॉलम 1 में 3 0 आ गए, फिर एक्सपैंड बाय कॉलम 1 का फॉर्मूला लगा दें, ये 2 टर्म्स स्किप हो जाएंगी, M11 सिर्फ आएगा आपके पास, वो एक 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट के बाद मैंने फिर 0 जनरेट की आइडिया यूज़ कर लिया। आप यहाँ से ही वो एक्सपैंड बाय रो 1 का फॉर्मूला दोबारा लगा दें, नो डाउट उसमें फिर कैलकुलेशन आपकी इससे ज़्यादा लेंथी होगी। मैंने फिर दोबारा वही आइडिया यूज़ किया कि पहली रो का जो पहला एलिमेंट है वो 1 मिल गया, अब मैं उसके नीचे फिर अब इन दोनों को 0 करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने ऑपरेशन सेलेक्ट किए, रो 2 + 2R1, अब माइनस था तो आप प्लस करेंगे, प्लस होगा तो माइनस करेंगे। तो 2R1 और R3 + 7R1 ये दोनों ऑपरेशंस को सब्ट्रैक्ट किया रोज़ को, और केयरफुली मल्टीप्लाई करना है कि आपको प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। तो आपके पास ये एंट्री आ गई। अब देखें कॉलम 1 में ज़्यादा 0 है, एक्सपैंड बाय कॉलम 1 अगेन फार्मूला यूज़ कर लिया। अब उसकी ये 2 एंट्री 0 हो गई, सिर्फ फर्स्ट एंट्री जो है वो आपके पास एक 2/2 का डिटर्मिनेंट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपके पास ये रिजल्ट जनरेट हो गया। तो ये आपका नेगेटिव में वैल्यू आ गई, ये पॉजिटिव हो गई, और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो -305 आ गया, और फिर माइनस माइनस प्लस, तो +305 इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाकी 2 पार्ट भी इसको एज ए होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो ये थे हमारे टाइप 2 के स्टूडेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टाइप, ये हमारे टाइप, और ये है जो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। तो आपने टाइप 2 की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है 3.3 एक्सरसाइज के अंदर, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 और 8, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है 3.3 टाइप 2 के क्वेश्चन में से। 3.3 एक्सरसाइज टाइप 2 में जो इम्पोर्टेंट है, मैं फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो टाइप 2 के, वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8, ये आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपने ये 4x4 ऑर्डर के को जितना टाइम मिले उतना टाइम दें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग थोड़े क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करने से आएंगे, लेकिन पहले ये वाले क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट करना है। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद स्टूडेंट हम आज स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 जो स्टूडेंट है वो किन क्वेश्चंस को कहा है और उनके कहने की क्या रीज़न है, इस बात को थोड़ा सा आप समझ लें। टाइप 3 में जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट वो आप नोट करें। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, पार्ट 4, ये सेकंड और फोर्थ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ये टाइप नंबर 3 के अंदर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अंदर स्टूडेंट ये आप नोट कर लें कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 6 पार्ट, पार्ट 9, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये टाइप मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की टाइप है। तो इन क्वेश्चंस को हम टाइप 3 कह रहे हैं। अब टाइप 3 कहने की क्या रीज़न है,
ये बात भी आपने समझनी है। मैं तीनों टाइप्स की रीजंस भी साथ बता रहा हूँ कि वो क्या है। फिर सुन लें स्टूडेंट, टाइप 1 सिर्फ फार्मूलाज लगाने हैं, डिटर्मिनेंट के 6 फार्मूलाज हैं, आपने सिर्फ वो यूज़ करने हैं। टाइप नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ भी लगानी है, फार्मूलाज भी लगाने हैं। टाइप नंबर 3 यूज़ ओनली प्रॉपर्टीज़, उसमें आप एक्सपैंड बाय रो 1 कॉलम 1 नहीं लगा सकते, ओनली प्रॉपर्टीज़, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे जो आपको पहले प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। तो इस बेस पे जो क्वेश्चन है उनको हम टाइप 3 के क्वेश्चंस कहेंगे, और वो ये है क्वेश्चन नंबर 2 तीनों पार्ट, 3 के ये वाले पार्ट फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बाकी हमने उसको टाइप 2 में कर लिए हुए हैं, कुछ टाइप 1 में कर लिए हुए हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन सारा है, लेकिन ये पार्ट उसके अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के, और ये सारी टाइप शॉर्ट क्वेश्चन में ही वो क्वेश्चन इसमें से बनता है। अब इसको आपको कैसे पेपर में पता चलेगा कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन होगा और मैं इसको टाइप 3 की टेक्निक से करूँगा, तो इसके लिए आपने बात समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कंटिन्यू करता हूँ। फर्स्ट पार्ट है, गिवन दैट सिक्स 7 8 3 4 5 2 3 4 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंशन। विदाउट एक्सपेंशन का मतलब है कि आप वो एक्सपैंड बाय रो 1 या एक्सपैंड बाय कॉलम 1 2 3 का फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट यूज़ करना आपने अदरवाइज ऑप्शन प्रॉपर्टी है कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 0 आंसर आना चाहिए। इस टाइप 3 के मोस्टली क्वेश्चंस के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 फाइंड किया होगा, मोस्टली, कुछ में कुछ और रिजल्ट्स भी शो करने होंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में 0 डिटर्मिनेंट लेकर आना होगा। तो इससे एक आप आइडिया ले लेंगे, और ऊपर वो जो विदाउट एक्सपेंशन लिखा होगा उससे आपको मेन आइडिया होगा कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम डिटर्मिनेंट का टाइप 1 में जो हमने 6 फार्मूलाज पढ़े हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, हमें फिर अदरवाइज प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। अब जिस क्वेश्चन की इस टाइप के जिन क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट 0 है तो उनके लिए आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में से वो प्रॉपर्टीज़ ज़रा रिवाइज कर लें जिनका आंसर 0 बनता है। तो वो एक प्रॉपर्टी नंबर 3 थी और एक प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। वो जो प्रॉपर्टीज़ 8 थी आई थिंक पेज 105 के ऊपर, तो उनके ऊपर आप ज़रा रिवाइज कर लें कि फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है और 4, इन दो प्रॉपर्टी में बताया था कि कब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है। तो मैं वो रिपीट कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट का आंसर 0 3 प्रॉपर्टी में था कि अगर 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो आप उस पर कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 0 आंसर लिख देंगे, उसका आंसर 0 ही आना है। और सिमिलरली प्रॉपर्टी 4 क्या थी कि अगर किसी रो या किसी कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हो जाएं, किसी रो या किसी कॉलम की सारी एंट्री 0 हो जाएं, तो तब भी डिटर्मिनेंट 0 ही होगा, डायरेक्ट लिख दें, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन दो प्रॉपर्टी को ही फोकस करेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अब कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस, ये बात आप एक नोट कर लें। आपने या तो डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे बनाने कि वो सेम हो जाए, क्योंकि फिर ही डिटर्मिनेंट 0 होगा, या फिर आपने दूसरी ऑप्शन की कोई एक रो या कोई एक कॉलम की सारी एंट्रीज को 0 करना है आपने, तो या तो फिर वो डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब ये काम 2 ही करने हैं, या प्रॉपर्टी 3 बन जाए या प्रॉपर्टी 4 बन जाए। अब ये काम 2 ही आपने करने हैं, लेकिन ये 2 काम जो हैं वो किस तरीके से करने हैं, सोचने का अंदाज़ क्या रखना है, ये बात आपको मैं बताने लगा हूँ। सोचने का अंदाज़ स्टूडेंट ये सुन लें। सबसे पहली ऑप्शन ये होगी कि आप कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखें कि क्या मैं 2 कॉलम ऐड या 2 कॉलम सब्ट्रैक्ट आपस में करूं तो क्या उससे एक जैसे रिजल्ट्स बन जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपने सबसे पहले ट्राई करनी है। अगर ये ऑप्शन ना बन रही होगी तो आपने रोज़ को सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके देखना है कि क्या इससे 2 रोज़ या 2 रोज़ एक जैसी हो जाती हैं। तो अगर ये ऑप्शन भी नहीं बनेगी तो कुछ कॉमन तो नहीं किसी रो या कॉलम में से आ रहा है, यानी आप कुछ कॉमन ले लें और कॉमन लेने के बाद जो एलिमेंट बचें और फिर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाएं, तो या 2 कॉलम या रो सब्ट्रैक्ट करें तो सारे एंट्रीज 0 हो जाएं,
तो यही ट्राई करनी है ऑप्शंस आपने कि कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट, रोज ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ कॉमन। तो इसी के साथ ही आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आपको इनमें से कोई एक या कोई एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी या सम टाइम प्रॉपर्टी 5 यूज़ करनी पड़ेगी कि आपको किसी चीज़ से खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस डिटर्मिनेंट की किसी रो को या कॉलम को। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ डिवाइड भी करेंगे ताकि ओरिजिनल वैल्यू को कोई फ़र्क ना पड़े। तो यही 4 पॉइंट्स, नंबर 1 कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से शायद बात बन जाए, नंबर 2 रो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बात बन जाए, नंबर 3 कॉमन लेने से बात बन सकती है, नंबर 4 के कोई वैल्यू खुद से किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करें साथ डिवाइड भी करेंगे या ऐसा करने से कोई बात बन सकती है। इन 4 पॉसिबिलिटी में से कोई एक या कोई 2 या कोई 3 एक वक्त एक क्वेश्चन में यूज़ होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल आप इसमें देखें 6 7 8 3 4 5 2 3 4 कॉलम में अगर देखें तो आपको 1 1 का डिफरेंस मिल रहा है। तो आप यही आइडिया यूज़ कर लें। स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड 6 7 8 3 4 5 2 3 4। तो आप C1 माइनस C2 ये ऑपरेशन आप पहले यूज़ कर लें। C1 माइनस C2 का मतलब है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो 6 माइनस 7 3 माइनस 4 2 माइनस 3, बाकी कॉलम आपने जगह पे वैसे ही कॉपी। सो -1 -1 7 4 3 8 5 4। तो -1, अब 7 और 8 में भी 1 का डिफरेंस है तो अब आप इनको माइनस कर लें। C2 माइनस C3, नेक्स्ट ऑपरेशन आप ये यूज़ कर लें। फर्स्ट कॉलम तो -1 का बन गया है। 7 माइनस 8 -1, 4 माइनस 5 -1, 3 माइनस 4 -1, थर्ड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अब आप देखें कि कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों सेम हो गए हैं। तो आप हिंट देंगे सो बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 2। So this mean determinant 0 and this is your right hand side। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, ये डिटर्मिनेंट था, 0 आंसर आपको लेकर आना था और विदाउट एक्सपेंशन के लिए बाउंड है, इसलिए कोई एक्सपैंड वगैरह का फार्मूला हम नहीं लगा सकते, जस्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में अब वो कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? 8 है, वो लगानी है जिससे 0 आंसर आए। तो वो एक 3 प्रॉपर्टी एक 4। 3 प्रॉपर्टी कहती है कि इसको इस तरह सिंप्लीफाई करें कि 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाएं तो फ़ौरन आंसर 0 लिख देंगे, या फिर इस तरह अरेंज करें कि कोई रो या कॉलम की सारी एंट्री 0 हो जाएं। तो हमने क्या किया कि इन 2 कॉलम 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया पहले, तो एक ये सब्ट्रैक्ट किया तो एक कॉलम -1 का बन गया। फिर हमने कॉलम नंबर 2 और 3 को माइनस किया, जिस कॉलम का जिक्र पहले आएगा आंसर उसमें लिखे जाएंगे। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 है तो कॉलम 2 में आंसर लिखे गए और कॉलम 3 एज इट इज़ कॉपी हो गया। तो कॉलम 1 और 2 सेम हो गए, तो लिहाजा प्रॉपर्टी 3 के मुताबिक कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, तो डिटर्मिनेंट 0 यही राइट साइड। क्लियर स्टूडेंट? तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप 3 को कंटिन्यू करेंगे। इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर टाइप 2 को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, यूनिक नोट्स की हेल्प लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।